अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका यूथ फोरम के प्रोग्राम में। मैं आपकी मेज़बान महना शफी बनी रहूंगी आपके साथ आज की इस नशिस्त में। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नियामतों और कुव्वतों से नवाजा है। हर एक नियामत की अपनी एक अहमियत और इफादियत होती है। अगर इन नियामतों और कुव्वतों का शुमार करने बैठे तो हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है कि हम इन नियामतों और कुव्वतों का शुमार करें। एक अहम और उम्दा नियामत की बात करें तो वो है दिमाग। अल्लाह ताला ने बनी नवा इंसान को दिमाग की नियामत से नवाजा है, जो कि हमारी नशोनुमा और दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, जहनी नशोनुमा को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं और बेटर लिविंग कंडीशंस हम अपनी सोसाइटी में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए चंद शुरका मौजूद है यूथ फोरम के स्टूडियो में। तारुफ करते हैं इनसे। रमीज मखदूमी और आयमन अमीन, नादिया और शाइस्ता शफी, आप सब दोस्तों का खैर मकदम है प्रोग्राम में। रमीज मखदूमी, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, जैसे कि मैं प्रोग्राम के आगाज में ही कहा, आज हम जहनी नशोनुमा के हवाले से बात करने जा रहे हैं। ये एक बर्निंग इशू है आज हमारे पूरे ग्लोबली। जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे लोग हैं, पूरी दुनिया में आज मेंटल हेल्थ क्राइसिस है। तो क्या वजूहात है इसकी? और अगर हम अपनी सोसाइटी की, कश्मीर की बात करें, क्या नजरिया है आपका इस मेंटल हेल्थ के हवाले से, खुसूसन हमारे यूथ को लेकर? देखिए, बुनियादी इशू पहले ये है, वही इन द अंडर डेवलपिंग सोसाइटीज लाइक कश्मीर एंड मनी अदर अंडर डेवलपिंग सोसाइटीज हैव अ प्रॉब्लम दैट वी लिव फॉर अदर्स, we don't live for ourselves, and that's why mental health is facing catastrophic situation all over the world. ये पूरा कोलैप्स हो चुका है मेंटल हेल्थ का ढांचा, खासकर डेवलपिंग सोसाइटीज में, क्योंकि हम दूसरों के लिए जीते हैं। हमें कुव्वत ही नहीं अभी पैदा की है कि हम एटलीस्ट अपने फैमिली या अपने खातिर एटलीस्ट जिए। कंपटीशन का जमाना है, यहाँ 10 लोग आगे जाएंगे तो 20 लोग पीछे भी रह सकते हैं। फिर हमने पैसे और मटीरियलिज्म के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, चाहे वो ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट वे से आए। बहुत सारा स्ट्रेस बढ़ गया है। कहते हैं लोगों को मरने की फुर्सत भी नहीं है, वैसा ही टाइम आ रहा है। तो इस सब में से पोस्ट पैंडेमिक भी हम देख रहे हैं, कोरोना वायरस की एक लहर रही, लोगों के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खो गई और डिप्रेशन एक वर्ल्ड वाइड अब कैटास्ट्रोफ की सूरत में बन रहा है, और खासकर प्रोग्रेसिव सोसाइटी को भी अब अपनी लपेट में ये ले रहा है। जहां तक आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि हम बात अगर महदूद रखेंगे अपने कश्मीर तक, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम। कश्मीर में ये सर्वेज ने जो भी गवर्नमेंट ने करवाए हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने, वो तो ये इस कदर दिल दहलाने वाले हैं कि हमारे पैरों तले की जमीन निकल रही है। यहाँ लगभग 26-27% के बीच पॉपुलेशन है जिनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं। यहाँ लगभग 45% पॉपुलेशन है जिनको ये ट्रॉमा है, डिप्रेशन है, किसी न किसी सूरत का मेंटल डिप्रेशन है। लगभग 20-25% पॉपुलेशन है जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, पैनिक अटैक्स है। तो कश्मीर में लगभग 45 से 50% आधी आबादी तो डिप्रेशन का शिकार है, किसी न किसी से। और ये है कश्मीर का। और कश्मीर में दूसरी बात यह है कि हमें जो इस डिप्रेशन से बाहर आने की तदाबीर है वो सही नहीं है। इसमें सोसाइटी का भी रोल हो सकता है, कल्चर का भी, रिलीजन का भी, अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या सिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पे एक अहम मुहावरा है डिप्रेशन को टैकल करने के लिए या मेंटल हेल्थ को, दैट रियल मैन डोंट क्राई। जो सब अगर आप देखेंगे, अगर आप क्राई करेंगे वो आपको निस्ब डिप्रेशन हील करेगा। यहाँ पे हमने क्राइंग के रिलेटेड भी टैबू बनाया है। एज अ रिजल्ट कश्मीर जैसी सोसाइटी डिप्रेशन के दलदल में फंसती जा रही है, और हम फिर दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे इसको कोई बीमारी लग गई है। हालांकि आज ही डिप्रेशन की बीमारी कोई बोले ना बोले, कश्मीर में एवरी सेकंड पर्सन इज फेसिंग। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफ की स्ट्रगल है। जो हमारे हालात होते हैं, हेल्थ हो, सोशल सिचुएशन हो, एनवायरमेंटल सिचुएशन हो, पॉलिटिकल सिचुएशन हो, उसका असर होता है। और इसको समझकर, इसको हम 4-5 फैक्टर्स को कंबाइन करके हम ये इसको हील कर सकते हैं। जी, जो हमारी खुशियां हैं, गम है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और इसको एक्सेप्ट करने, इसको अकोमोडेट करने, पॉजिटिवली इसके थ्रू जाना, ये हम में इतनी कुव्वत होनी चाहिए। इसको टैबू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आयमन, चूंकि आप लॉयर हैं, आपका ग्राउंड लेवल पे बहुत एक्सपीरियंस रहता है, हम बहुत ही स्मार्ट हो रहे हैं, हम स्मार्ट वर्क पे बिलीव करते हैं, हम स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, हमारी एक स्मार्ट लाइफ
बन गई है। क्या आपको लगता है कि जितना टेक्नोलॉजी का एडवेंट हुआ हमारे जिंदगी में, उतनी एक तरह से हमारी लाइफ तो बेहतर हो गई, लेकिन हमारे पास स्टैटिस्टिक्स भी ऐसे हैं कि लोग आज सुसाइड से बहुत मरते हैं, ड्रग अब्यूज से बहुत मरते हैं। जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो डिजीज बहुत क्योर कर लिए हैं हमने, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक तरह से बढ़ गई है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये भी रिपोर्ट है 10 to 25 साल हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है अगर आप कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में जिएंगी। तो क्या ख्याल है आपका इस हवाले से? अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ हम बोलेंगे किससे। सबसे पहले मेंटल हेल्थ होता है एक यूथ जब व्हेन ही इज एबल टू रिकॉग्नाइज हिज एबिलिटीज एंड ही इज एबल टू कूप अप विद द डे टू डे स्ट्रेस लाइफ। और इससे कूप अप नहीं करना है, बल्कि अगर एक इंसान जो है वो कम्युनिकेट कर सके, अपनी फीलिंग्स को इजहार कर सके, और इन दैट वे ही कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एज वेल एज टू हिमसेल्फ। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज मेंटल हेल्थ बेसिकली। तो अपनी मेंटल हेल्थ हमारी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि हमारी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। बीइंग फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजियोलॉजिकल हेल्थ, हर एक लिहाज से एक इंसान तभी बेहतर बन सकता है जो वो हर एक तीनों लिहाज में बिल्कुल सही हो। जैसे आपने बात की, आपने कहा सुसाइडल टेंडेंसीज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर मैं ग्राउंड लेवल की ही बात करूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बोलूं, तो हम देखेंगे कि आजकल डोमेस्टिक वायलेंस की कितनी लेडीज जो है वो शिकार हो रही है। वहां पे अगर हम बात करें कि जब एक डोमेस्टिक वायलेंस लेडी जो उस अब्यूज की शिकार होती है, उस मेंटल हेल्थ की ह्यूमिलिएशन की शिकार होती है, तो इन दैट वे एक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ये देखा गया है कि 7% जो उसका वो ट्रॉमा है वो दैट इज 7% हायर देन द पर्सन हु हैज नॉट सफर्ड दैट टाइप ऑफ ट्रॉमा। तो उस वजह से हम देख सकते हैं कि वो उस ट्रॉमा के बाद में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की भी शिकार हो जाती है, वो एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे पैनिक अटैक्स की भी शिकार होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम देखते हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो सफर होती है, और मेंटल हेल्थ जैसे ही सफर होती है उसका फिजिकल वेलबींग भी सफर होता है। वो प्रोडक्टिव नहीं बनती है, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती है सोसाइटी को, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम ये भी देखें कि वो जो होती है वो उस वजह से हमारा मतलब डे टू डे लाइफ में हमारी इंप्रूवमेंट नहीं होती है कहीं ना कहीं। और लिमिटेड टू दैट लेडी ओनली, ये कंटिन्यू उसके बच्चों तक भी होता है, और जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस ये ट्रॉमा चलता जाता है। उस पर वर्क करने की जरूरत है, हमें उसमें अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत, क्योंकि अगर जब हम वेज देखते हैं कि हम कैसे इस मेंटल स्ट्रेस से निकल आए, तो कहीं ना कहीं हमारा फर्स्ट वे जो है वो है हमारा मेंटल स्ट्रेस से कूप अप करना। अब डे टू डे लाइफ में अपने आप पे इम्प्रूव करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को और बेहतर से बेहतर बनाना। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस आ गया, कोई ड्रामा आ गया और बस हम वहीं पे स्टैटिक होके रह जाए, हम आगे कुछ ना करें। अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, जैसे इन्होंने भी अभी कहा कि अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस जो है वो हमें कम्युनिकेट करनी है, चैनलाइज करनी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की वो सीखना, वो कैपेबिलिटीज अपने आप में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल और बेटर लिविंग कंडीशंस में हम रह सके। जैसे कि लाइफ इज नॉट एन इजी टास्क, लाइफ इज ऑलवेज अ स्ट्रगल। तो इस स्ट्रगल को कैसे हम क्रॉस कर सके पॉजिटिवली, वो सीखने की हमें बहुत जरूरत है। इन्होंने बात करी, मस्तूरात की बात करी, खवातीन की बात करी इन्होंने, कि ये ट्रॉमा फिर बच्चों तक चला जाता है, और यही बच्चे हमारा कौम का सरमाया है, इन्हीं पे हमारे कौम की बुनियाद डिपेंडेंट है। तो नादिया, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम है या हमारा फैमिली सिस्टम है जहाँ पे किसी की डिसफंक्शनल फैमिलीज होती है, ये स्कूल पे भी पता चल जाता है, स्कूल में भी पता चल जाता है, अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हमारा यही एम रहता है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं ताकि इसका फ्यूचर सिक्योर हो, इसका लिविंग कंडीशंस बेटर हो। लेकिन अगर हम आज के सिस्टम की बात करें, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कट थ्रोट कंपटीशन है, क्लास फर्स्ट से क्लास केजी से बच्चे को इंटरव्यू में बिठाया जाता है, इसको ही हैज टू गो थ्रू लॉट ऑफ राउंड ऑफ इंटरव्यूज। तो स्टार्टिंग से ही जब आपका एजुकेशन सिस्टम, फैमिली सिस्टम आपको स्ट्रेस दे, तो कैसे हम एक हेल्दी प्रोडक्टिव अडल्ट की सोच सकते हैं हमारी सोसाइटी में? जी। अगर हम पहले फैमिली सिस्टम की बात करें, जब हमारे बच्चे अपनी फैमिली में होते हैं कि हमारे घर में पहले हमारे वालिदीन वो कंपेयर करने लगते, वो जो कंपैरिजन की बात है ना, वी हैव टू लीव दैट। आपके फला फ्रेंड ने इतने ग्रेड्स लाए हैं, आपका जो दोस्त है वो अभी डॉक्टर बन गए, इंजीनियर
इंजीनियर बन गया, तो हमारे पेरेंट्स हमें पहले से ही बोलते हैं कि नहीं, आपको बचपन में ये बात डाल दी जाती है दिमाग में कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो ये जो रेस है ना, ये हम लोग जो हमारे बच्चे हैं उनमें ऑब्वियसली मेंटल एंजाइटी आ जाती है। पहले जो हमारा एक यहाँ पे माहौल है कि हम बच्चे को बच्चा नहीं समझते, हम बच्चे को एज ए प्रॉपर्टी मानते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉल कर लूंगी हजरत उमर का, मैं यहाँ पे बोलूंगी कि उन्होंने बोला कि जो बच्चा है उसको आप 10 साल की उम्र तक बादशाह की तरह रखिए, जो भी वो कहेगा वो आप उसकी डिमांड फुलफिल कीजिए। जब वो 18 इयर्स का हो जाता है तो उसको एज अ टीचर उससे आप ट्रीट हो जाइए, उस्ताद बन के रहिए आप अपने बच्चे का। जो भी वो कहे ठीक है, बट डांटना भी उसको चाहिए। जब 18 इयर्स एज बच्चा क्रॉस करता है तो उसका दोस्त बनिए। क्या आपको लगता है ये 3 चीजें आज हम देखते हैं कहीं पे? बहुत ही कम देखते हैं। इवन द पेरेंटिंग इज इन आवर रिलीजन, बट ना कहाँ पे हमारी ये पेरेंटिंग आज? हमारे पेरेंट्स हमारे ना फ्रेंड्स बनते हैं, ना हमारे टीचर्स बनते हैं, ना हम वो बच्चों को एज अ बादशाह ट्रीट करते हैं। इट मीन्स कि जो हमारे पेरेंट्स है कि वो बच्चों पे बहुत इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए हैं आजकल के, बच्चे को जो भी वो अपने फ्री विल से करना चाहता है कि नहीं कर पाता है। ठीक है, और यहाँ पे और एक बात है कि हमें जो बच्चा है ना, हमें उसकी साइकोलॉजी को समझना है। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपनी चीजें बच्चों पे थोपते हैं। हमारे पेरेंट्स का यही है कि अभी मेरा बच्चा पढ़ रहा है, कल को मुझे क्या वापस देगा, मैंने इस पे इन्वेस्टमेंट की है। तो ये चीज हमें दूर रखनी है इनसे, और हमें बच्चे को कॉजी एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है, तब जाके जो हमारे बच्चे हैं वो ग्रो कर पाएंगे, वो हर एक शोबे में एक्सेल कर पाएंगे। और यहाँ पे और एक ये चीज है कि जो हमारे पेरेंट्स है, नो डाउट कि उनको बच्चे पे स्ट्रिक्ट रहना है, बट उनको थोड़ा उनको ना फ्रीडम भी देनी है, बैलेंस में ऑब्वियसली। एंड देयर इज अ नीड कि जो हमारे पेरेंट्स है उनको दे शुड हैव अ प्रॉपर आई, प्रॉपर विजिल ऑन देयर चिल्ड्रंस की ये किसी गलत सोहबत में तो नहीं जा रहा है। अगर हमारा बच्चा लोनली अकेले रहना पसंद करता है, व्हाट इज द रीजन? तो यहाँ पे हमारे पेरेंट्स पे जिम्मेदारी आई है, दे शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर चिल्ड्रन। इट इज नॉट ओनली मटेरियल जो कंफर्ट है वो बच्चे को देना है, ये सब चीजें हमें देखने की बहुत जरूरी है। और हमारी सोसाइटी को अगर हमें बेटर बनाना है, हमें ग्राउंड लेवल से ही बेटर बनाना है। अगर हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, पहले हमारे सिलेबस में हमें यहाँ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस में है कि देयर मस्ट बी काउंसलर्स। ये खाली नहीं है कि आपको एजुकेशनल काउंसलर्स, कैरियर काउंसलर्स हो, देयर मस्ट बी काउंसलर्स, मेंटल हेल्थ काउंसलर्स। बट हमारे अगर हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देखें वो चीज तो है ही नहीं यहाँ पे। इस पर बात करेंगे जी शाइस्ता। जैसे इन्होंने काउंसलर्स की बात की, एक इंसान जो है वो डिफरेंट मरहलों से हर स्टेज पे गुजरता है, चाहे वो स्कूल में जाए, फिर कॉलेज में जाए, वहां पे हमें करियर काउंसलर्स की जरूरत पड़ती है। फिर पुराने जमाने का सिनेरियो कुछ डिफरेंट था, आज के जमाने का सिनेरियो कुछ डिफरेंट था। तब इतने सारे फील्ड्स नहीं थे, तब इतने सारे चैलेंजेस नहीं थे, तब इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आज ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में आ रही हैं। कल को यहाँ पे डिसफंक्शनल फैमिली ज्यादा हो रही हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। आपको लगता है फैमिली काउंसलर्स की जरूरत है, करियर काउंसलर्स की जरूरत है, मेंटल हेल्थ काउंसलर्स की जरूरत है हमारे सोसाइटी में, ताकि और इन अफोर्डेबल वे, ताकि जो हमारे जो फोक्स हैं वो जाए, एक्सेस करें इंफॉर्मेशन और अवेयर हो, और जो कोई भी प्रॉब्लम हो वो उसको टैकल पॉजिटिवली कर सके। मैं इस चीज पहले ही तो रमी साहब ने और इन्होंने हमारे पार्टिसिपेंट्स ने बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स रखे, तो हमें पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो अब इसका जो अजाला है वो कैसे किया जाए। आपने काउंसलर्स की बात की, तो मैं कहना चाहती हूँ अ साउंड माइंड एग्जिस्ट्स इन अ साउंड बॉडी। तो अगर हम फैमिली सिस्टम की बात करें, आपने करियर काउंसलिंग की बात की, आपने जब हम फैमिली सिस्टम एक स्टार्ट करते हैं वो शादी से स्टार्ट होता है। मुझे लगता है अगर कश्मीर की बात करें, जो यहाँ की कंडीशंस रही हैं, यहाँ प्री वेडिंग काउंसलिंग जरूरी होना है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे करियर काउंसलिंग की, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स की, तो लेकिन मुझे 2-3 सालों से ऐसा लगता है कि प्री वेडिंग काउंसलिंग होनी चाहिए, कि जैसे हम शादी की तैयारियां करते हैं, एक कपल की अलग से काउंसलिंग होनी, व्हाट डज ना शादी मीन, और आने वाली जिंदगी में कैसे मरहलात आते हैं आपकी जिंदगी में, तो उस रिगार्डिंग काउंसलिंग करना जरूरी है। रही स्कूलों की बात, तो हमारे स्कूल्स में आजकल ऐसा सिस्टम है कि काउंसलर का होना जरूरी है, साइकोलॉजिस्ट का होना जरूरी है, उनका अपना अपना एक रोल है। अगर आप अपने क्लासरूम में देखते हैं तो
پہلے جب ایک انسٹرکٹر اور جو آپ کا ٹیچر ہوتا ہے وہ مینٹلی فٹ ہونا چاہیے, وہ مینٹلی ساؤنڈ ہونا چاہیے, ان کی ذہن نشو نما پازیٹیو ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ان کی ٹیچنگ اور لرننگ لیولز میں دکھے گی, کیونکہ وہ 30 بچوں 40 بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ہماری سرکار اس پہ بہت کام کر رہی ہے, اور جو انفینسی سٹیج پہ بن رہی تھی نیشنل ایجوکیشن پالیسی, اس میں بھی یہ کیا گیا ہے لیسر نمبر آف اسکول ڈیز ہے, نو بیک ڈیز ہے, جو اسٹریسفل ایگزامس ہے ان سے آزادی ملی ہے بچوں کو. تو اوور آل اگر دیکھا جائے جو ہماری فیملی سسٹم ہے, ہمارا اسکول سسٹم ہے, اور ہمارا آنے والا جو بچہ ہے جو یوتھ میں جاتا ہے, تو ان زندگی کے مختلف مرحلات میں کریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ایکسپرٹیز ہونا بھی ضروری ہے, جیسے شادی کے ریگارڈنگ, اسکولنگ کے ریگارڈنگ. تو مجھے لگتا ہے اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. فردر اور بات کریں گے رمیز محمود, جیسے انہوں نے بات کی کہ کاؤنسلرز کی اہم ضرورت ہے زندگی کے ڈفرینٹ مرحلوں میں. اگر ہم اپنے پبلک سسٹم کی بات کریں, ہر کوئی پرائیویٹ افورڈ نہیں کر سکتا ہے, اور ہمارا لیونگ کنڈیشنز اور ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ایسا ہے, ہر کوئی پرائیویٹ پریکٹس افورڈ نہیں کر سکتا ہے. یہاں پہ بات آتی ہے ہمارے پبلک سسٹم کی. آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے تاکہ جو ہماری جو سوسائٹی کے لوگ ہیں, جو ہماری سوسائٹی ہے, مینٹل ہیلتھ امپروو ہو سکے, اور جو مینٹل ڈس آرڈرز ہو رہے ہیں, جو ایک ایبل بندہ ہے, جو ایک پروڈکٹیو بندہ ہے, اس کو لیک آف مینٹل اویئرنیس کی وجہ سے, جو لیک آف جو اس کو ریسورسز ملنے چاہیے, اس وجہ سے اس کی کنڈیشن ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے. تو کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ اور انڈیویجول اور کلیکٹیو لیول پہ ہمیں؟ پہلے تو میں اپنے ناظرین سے یہ ڈائریکٹ اپیل یہاں پہ کروں گا کہ گورنمنٹ کا بھی رول ہے, آپ کا بھی رول ہے. اپنے چائلڈ کو آپ گھوڑے کی طرح مت لیجیے. یہ کوئی ریس کا گھوڑا نہیں ہے کہ دوڑے گا دوڑے گا دوڑے گا اور گرے گا, زخمی ہو جائے گا. یہ آپ کا چائلڈ ہے, اس کے پرتی آپ ایموشنز رکھیے, اس کو آپ بیٹر ہیومن بینگ بنائیے. ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹر, انجینئر, IAS KS ہی بنے. یہ اچھا آدمی پہلے بننا چاہیے. اگر فروٹ سیلر ہے اس کا بھی ایک ریسپیکٹ ہے اگر وہ حلال طریقے سے اپنی کمائی کرتا ہے. یہاں پہ میں پیرنٹس کو ڈائریکٹ اپیل کرنا چاہتا ہوں, اور گورنمنٹ کو بھی, کہ وہ ایسا ماحول کریٹ کرے کہ جہاں ہیومن کی ہیومینٹی کو ویلیو کیا جائے, اس کے پوسٹ کو ویلیو نہ کیا جائے, کیونکہ یہی چیزیں پھر آگے جا کر مینٹل ہیلتھ کیٹاسٹروف بن جاتے ہیں. آپ کا بیٹا جی ڈاکٹر نہیں بنا, آپ کا بیٹا جی انجینئر نہیں بنا, دین دیئر از نو اسکوپ فار ہم ان دا سوسائٹی. نو, ہر کسی بندے کا اسکوپ ہے اگر وہ اچھا ہیومن بینگ ہے. ہمیں ایز اے سوسائٹی اور ایز اے گورنمنٹ ایسے اسٹیپس لینے پڑے گی. یہ میں ناظرین سے ڈائریکٹ اپیل کروں گا کہ آپ ریسپیکٹ کیجیے ہر کسی کو, پیسوں کی طرف مت بھاگیے, انسان کی انسانیت کی طرف بھاگیے. ڈیولپڈ ویسٹ ہو, ڈینمارک ہو, وہاں کیوں مینٹل ہیلتھ اچھا ہے, کیونکہ وہاں انسان کی انسانیت کو ویلیو کرتے ہیں. یہاں کیا ہے ہمارا, ہم بچے کو ریس کی گھوڑے کی طرح دوڑانا چاہتے ہیں, پھر وہ پاس ہو فیل ہو اس میں کوئی لرزش نہیں رکھتے ہیں, چاہے وہ غلط طریقے سے پیسہ کمائے یا اچھے طریقے سے, وہ بھی ہم نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھیں کہ بچہ حلال طریقے سے پیسہ کرے, اور گورنمنٹ بھی اویئرنیس کیمپینز چلائے دیٹ اٹ شوڈ پروموٹ آنےسٹ ارننگ اینڈ آنےسٹ ویز آف لائف. گورنمنٹ کو زور دے کر کہنا چاہیے, کشمیر ہو یا بہار ہو یا دوسری جگہ ہو, کہ آپ ایمانداری سے پیسہ کمائیے, آپ کی ریسپیکٹ ہے اگر آپ کم ہی کمائے, لیکن غلط طریقے مت لیجیے. تو اس میں گورنمنٹ کا بھی رول ہے, سوسائٹی کا بھی رول ہے, مینٹل ہیلتھ کی اس وبا جو پھیلی ہوئی ہے, ڈپریشن کی, اینگزائٹی کو, اس کو کم کرنے میں. اور سب سے بڑا رول سوسائٹی کا یہ ہے کہ ہم ریسپیکٹ کریں ہر کسی کو, اور ہر کسی کو اپنا ڈیو دے. اور ہم بیسکلی, میں یہاں پہ یوتھ فورم ہمیشہ ہمارا یہ پلیٹ فارم برننگ ٹاپکس کے لیے اوپن رہتا ہے. یہاں میں گورنمنٹ سے مودبانہ گزارش یہ بھی کروں گا دیٹ مینٹل ہیلتھ شوڈ بی پارٹ آف اوور بیسک کریکولم. اس کو ایجوکیشن سسٹم کا آپ حصہ بنائیے, اس کو اب ایک ایز اے سبجیکٹ آپ لیجیے. ایک سبجیکٹ جب آپ بنائیں گے, لوگ جب پڑھیں گے انوائرمنٹل سائنس کی طرف, میرے دوسرے پارٹیسپینٹ بھی ایگری کریں گے اس کے ساتھ, کہ جب یہ انوائرمنٹل سائنس کی طرف انٹیگرل پارٹ آف دا کریکولم بنے گا یا سبجیکٹ بنے گا, تو لوگوں کو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کافی جانکاری ہوگی, اور کافی سارے جو شیم اور ٹیبوز اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو گئے وہ بریک ہوگی. یہاں پہ میں مودبانہ اپیل گورنمنٹ سے کروں گا کہ مینٹل ہیلتھ کو ایک کمپلسری سبجیکٹ آپ اسکولز میں انٹروڈیوس کیجیے. جی نادیہ, جیسے انہوں نے بات کری کہ مینٹل ہیلتھ کو ایک کمپلسری سبجیکٹ بنائیے, لائک ادر سبجیکٹ جیسے ہمارے پاس پاپولیشن ایجوکیشن, انوائرمنٹل ایجوکیشن ہے. اس پہ بھی میں جاننا چاہوں گی کیسے کیا تدابیر کرنے چاہیے. اور آئی وڈ لائک ٹو نو فرام یو کہ جو ہماری ورکنگ کنڈیشنز, اگر ہم ڈاکٹرز کی دیکھیں, پولیس آفیسرز کی دیکھیں, جس ڈپارٹمنٹ کی ہم بات کریں, تو اسٹریسفل ورک کنڈیشنز رہتی ہے. یہی اسٹریس پھر کیری ہوتا ہے گھر میں, پھر بچوں تک جاتا ہے, بیوی تک جاتا ہے. تو کیسے ہم اس اسٹریس کو مینیج کر سکیں ایز اڈلٹس, اور کیسے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں منیمل ریسورسز میں؟
यहाँ पे एक सर्वे ऐड करना चाहती हूँ जो 2015 में किया था, MSF ने किया था, जिसमें ये था कि 45 कश्मीरी पॉपुलेशन इज अंडर द मेंटल डिस्ट्रेस, जिसमें ये देखा गया दैट 50% आर लेडीज इन डिप्रेशन एंड अमंग द 50% there are 36% ladies who are having mental disorder and 22% they are suffering from PTSD, post traumatic stress disorder. ठीक है, ये हमारे पास रेशियो है कि ये तो बहुत पुराना रेशियो है. आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डिप्रेशन की लेवल कितनी ज्यादा बढ़ गई है कश्मीर में. अगर हम यहाँ पे बर्डन की बात करें, हर एक इंसान को अल्लाह ताला ने डिफरेंट कुव्वत बख्शी है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है कि हमें ये नहीं देखना कि जो मेरा फ्रेंड है लेडीज है या जो हमारे नौजवान है जो भी काम कर रहे हैं, वो जब घर आते हैं मायूस होते हैं. ना उम्मीदी हल नहीं है, हमें बहुत आगे जाना है. ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी है कि अगर हमें अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो उसने तो हमें पर्पस के लिए भेजा है कि, और ये नहीं है कि हमें नाउम्मीद होना है. ठीक है, हमें जो भी अल्लाह ताला ने दिया है, वी हैव टू बी ग्रेटफुल, एंड वी शुड ऑलवेज होप अगेंस्ट व्हाटएवर वी आर हैविंग इन लाइफ. हाँ, महनाज मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ. आपने कहा कि स्ट्रेसफुल लाइफ है, कैसे इसको देखा जाए. मुझे लगता है जो भी, चाहे टीचर्स, जो जिनका भी आपने नाम लिया, हर किसी को अपना वर्क स्ट्रेस है. क्या किया जा सकता है? छोटी छोटी तदाबीरें हैं जिससे ये एक आसान तरीके से आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा रिलीव हो सकता है. क्या करना चाहिए? थोड़ी सी ब्रेक्स लेनी चाहिए, थोड़ी सी आउटिंग्स करनी चाहिए. अब ये बर्डन घर पे आ जाता है, एक दूसरे के रिगार्डिंग बर्दाश्त कुव्वत बढ़ाना है. छोटी छोटी बातों पे, ये छोटी छोटी चीजें जो हम कर सकते हैं, ये कोई बिग साइंस नहीं है कि इसके लिए आपको चीजें जरूरत है. एक दूसरे के रिगार्डिंग बर्दाश्त कुव्वत बढ़ाना है, छोटी छोटी चीजों को, गलतियों को नजरअंदाज करना है. और घर की जो खवातीन हैं, दपा घर खानदारिन या लेडीज स्वच्छ ब्रांद कर उनको खुश रखने की कोशिश करें. मैं ये नहीं कर रही हूँ, मैं मेल फोक को नेग्लेक्ट नहीं कर रही हूँ. ये चूंकि एक दूसरे के रिगार्डिंग बर्दाश्त कुव्वत बढ़ाना है, छोटी छोटी गलतियों को नेग्लेक्ट करना है. और जो वर्क आपका है, वर्क लोड है, और ये जो मेन फोर्स है आपका ह्यूमन रिसोर्स, ये केयर गिवर्स है फैमिली के, ये फाइनेंशियल सपोर्टर्स हैं फैमिली के, इमोशनल सपोर्ट्स हैं फैमिली के, तो हेड ऑफ द फैमिलीज है. तो हमें इनकी देखभाल करनी जरूरी है, चाहे आप इमोशनली करें, चाहे इनको खुश रखें. तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं जो आप एक विद इन फैमिली कर सकते हैं, सोसाइटल लेवल पे कर सकते हैं. आप एक रिक्रिएशनल क्लब्स अपनी सोसाइटीज में खोलिए, वीकली और मंथली प्लान्स बनाइए. ये छोटी छोटी चीजें जो हम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बिग अमाउंट या गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, जिससे एक हेल्दी एनवायरनमेंट और पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपकी सोसाइटी में और आपके घरों में भी जन्म ले सकता है, और जो आपके आने वाले वक्त के लिए बहुत जरूरी है, और आपकी अपनी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत जरूरी है. जैसे कि रमीज मखदूमी ने ऑलरेडी इस पे रोशनी डाली कि अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने की जरूरत है. और मटीरियली हम अगर कोई सक्सेसफुल है वो नहीं डिटरमाइन करता है कि वो अच्छा ह्यूमन बीइंग है, लेकिन हमारे सोसाइटी का ऐसा नोशन हम रेस्पेक्ट देते हैं ओनली जिसका मटीरियल सक्सेस हो. और ये जरूरी नहीं है कि हर कोई मटीरियली जो सक्सेसफुल हो वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे मटीरियल से, लेकिन जो अच्छा इंसान है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जी आयमन, जैसे कि हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की बात की, अगर हम बेटर लिविंग कंडीशंस की बात की, जो हमारा सोशो पॉलिटिकल स्टेटस है, हमारे समाज का जो हमारा एनवायरनमेंट है, ये करता है, जो हमारा पोल्यूशन है ये भी हम इम्पैक्ट करता है हमारी लिविंग कंडीशंस का. इंडिविजुअल लेवल पे क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं हम ताकि हमारा जो मेंटल हेल्थ है और हमारी लिविंग कंडीशंस हो वो इम्प्रूव हो, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से क्या पॉलिसीज होनी चाहिए और कलेक्टिव लेवल पे हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारा जो मेंटल हेल्थ और हमारी जो लिविंग कंडीशंस वो बेहतर हो. बिल्कुल सही जो आपने फरमाया, आपने वजह फरमाया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को तीनों पर्सपेक्टिव्स में देखने की जरूरत है. इंडिविजुअल लेवल पे भी
गवर्नमेंट लेवल पे भी एंड एज अ कम्युनिटी भी हम लोगों को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना ही करना है। इन सबों ने बहुत अच्छा फरमाया, लेकिन मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी कि स्टार्ट हमें बच्चे से करना चाहिए। वी शुड स्टार्ट विद अ किड। जब आप एक बच्चे को नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, समटाइम्स एक बच्चे को जरूरत होता है कि हम उसको कहीं ना कहीं ऐसे ले जाए जहां से वो नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर, तो इन दैट वे ही फील द पीस ऑफ माइंड, दैट इज नेचुरल हीलिंग, और वो उसकी नेचुरल लर्निंग हो जाती है। वहां पे उसको डिफरेंशिएट करने का मौका मिलता है दैट मटीरियलिस्टिक जो खुशी है, वो हैप्पीनेस है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है एज कंपेयर टू द पीसफुल माइंड जो कि बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो वो बचपन से ही उससे इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा मैं ये बात करूंगी कि एज अ कम्युनिटी लेवल अगर हम बात करें, वी शुड कनेक्ट विद वन अनदर। अगर आप देखिए, आपने मुझसे इससे पहले भी पूछा था कि हम जो है आजकल के सोशल मीडिया के दौर में हैं, वहां पे हम क्या देखते हैं, हम लोग ईमेल्स के साथ में अटैच होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वी नो बहुत सारे लेकिन वो एक सॉलिट्यूडनेस की तरफ हमें ले आता है। हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं सोशली। अब देखेंगे, हम घर में बैठे हैं, 4 बंदे हैं, चारों के पास 4 फोन रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, बस फोन पे कनेक्ट रहते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया से हट के अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालने की जरूरत है। आधा घंटा हमें अपनी फैमिली के साथ, अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको हम खो चुके हैं, या फिर हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं हम उनके साथ कनेक्ट नहीं है काफी सालों से, वी शुड कनेक्ट। उस वजह से क्या होगा, हमारी जो इमोशनल बैलेंस जो है, इमोशनली हम बैलेंस हो पाएंगे, इमोशनल हमारा एक्सर्शन होगा, हमारी फीलिंग्स निकल के आएंगे। और अगर उसी लेवल में मैं गवर्नमेंट की बात करूं, क्योंकि आपने गवर्नमेंट की भी बात की, तो गवर्नमेंट शुड टेक प्रॉपर स्टेप्स। मैं बताऊंगी, मेंटल हेल्थ एक्ट है हमारा, जैसे मैंने अभी भी बोला, मेंटल हेल्थ एक्ट है, बट उसको रेगुलेट करने की जरूरत है, उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। जो चीजें वहां पर लिखी गई है वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल वे में आ जानी चाहिए, तो वो चीजें बहुत इफेक्ट करेंगी। हमारे साइकोलॉजिकल क्लिनिक्स खुलने चाहिए। काउंसलिंग की आपने बात की, काउंसलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर हम इस टाइम पे देखें, हमें इस टाइम पे फैमिली काउंसलिंग की भी जरूरत है। जी जब ये जितना इस पे बात की जाए बहुत ही कम है, बहुत ही वसी टॉपिक है। अगले शुमारे में आइंदा हम इस पे फिर से बहसो मुबाहिसा करेंगे। शाइस्ता, नादिया, आइमन, रमीज, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे तशरीफ लाए और हमारे प्रोग्राम की जीनत बढ़ाई। आपको फिर से तकल्लुफ देंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज के शुमारे में बस इतना ही। सिर्फ जाते जाते मैं ये इतना कहूंगी आपसे, ये जिंदगी नियामत है, इसको अच्छी तरह गुजारिए, खुशी खुशी गुजारिए, मनफी एटीट्यूड से दूर रहे और मस्बत सोच रखिए, ताकि ये जिंदगी आसान हो और हमारी जिंदगी खुशहाल हो। तो नाजरीन, आज के शुमारे में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह निगहबान।